हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये घटना चक्र की टेस्ट सीरीज। 4 टेस्ट सीरीज दोस्तों, हम लोग 3 टेस्ट सीरीज तो कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। चौथी टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका पार्ट ए यानी आधा हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आधा मैं बोला था कि पार्ट बी में आप सबको करवाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप पार्ट ए देख लिए होंगे, जिसमें मैं सीडीपी और हिंदी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूं। आप चाहे प्राइमरी या जूनियर के लिए करते हो, दोनों के लिए आपके रामबाण होगा। अब दोस्तों आपके जो यूपी टेट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाला है 2026 का, तो दोस्तों इसके लिए घटना चक्र आप नहीं सॉल्व किए हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, आप घटना चक्र जैसी प्रैक्टिस टेस्ट को अनदेखा मत करिए। इसके एक एक प्रश्नों पर मंथन करके जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगेगी। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो चलते हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पार्ट बी। तो साथियों हम लोग आ गए हैं अपने 5वें भाग पर, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। इससे पहले चौथे पार्ट यानी जो मैथ वाला पोर्शन है, इसको करवाने के बाद तब हम मैथ करवाएंगे। पहले हम लोग ये जीएस वाले जो पोर्शन है हमारा पर्यावरण अध्ययन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम अभी मैथ पर आते हैं, जो एक से बढ़कर एक आपको कंसेप्ट सिखाएंगे बिना कॉपी पेन उठाए। तो चले हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है साथियों, पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, क्या कौन सी संस्था का नाम है दोस्तों? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे याद करेंगे दोस्तों? हम लोग यहाँ जो देखते हैं, हम लोग घास कहाँ, घास एवं चारा कहाँ ज्यादा मिलता है? जहां पर झाड़ी झंखाड़ होता है। तो यहां से घास एवं चारा का संबंध जोड़ लीजिएगा, झाड़ी झंखाड़, झ से झाड़ी, झ से झांसी। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये अपने दिमाग में बनाए रहेंगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीजें फिट रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जैसे हम कुएं में चढ़ते या उतरते हैं एक रस्सी के सहारे, तो रस्सी में अगर हम लोग गांठ नहीं बांधेंगे तो फिसल जाएंगे। इसलिए छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, हम यूज करेंगे जो आपके दिमाग में दोस्तों इंटरेक्ट करे। प्रश्न देखने के बाद आपका दिमाग ये इंटरेक्ट कर जाए, हाँ यही उत्तर होगा। और दोस्तों एक जरूरी सूचना आप सबसे मेरे भाई, इस चैनल को हमने नया शुरू किया है, आप लोग हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी इस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो आप सबसे दोस्तों निवेदन है कि प्लीज आप लोग इतना शेयर करिए, इतना ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरी कुछ इनकम होने लगेगी। क्योंकि बिना मोनेटाइज हुए आपका जो है, बिना 1000 सब्सक्राइबर हुए मोनेटाइज नहीं होगा, और बिना मोनेटाइज हुए हमें 2 पैसा मिलेगा नहीं। दोस्तों जानते हैं इतना मेहनत करते हैं, खर्च आता है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें उससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी दोस्तों। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप समझ रहे होंगे, आप ही जैसा आपका एक भाई है जो इस स्थिति पर मेहनत करके आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलते हम लोग दोस्तों दूसरी वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग दोस्तों डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना यानी उसका कंसेप्ट किस संविधान पर आधारित है, यानी किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। इसी को दोस्तों इसके बारे में अगर जानना चाहें तो संविधान, हमारे संविधान के भाग चौथे में, हमारे संविधान का जो भाग चौथा है, तो हमारे संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? ये आयरलैंड से है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ लास्ट में लिखा है लैंड। लैंड मतलब भूमि होता है, और भूमि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ तत्व देखकर आप लैंड यहाँ पर दिमाग बना लेंगे, तो आपका कनेक्शन यहाँ से बन जाएगा। तो उम्मीद है भाग चौथा अनुच्छेद 36 से 51 और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं यहाँ तीसरे वाले को। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका थी, तो इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, मनसुख लाल नजर। तो यहाँ पर इस चीज को आप यहाँ पर समझ रहे होंगे साथियों, यहाँ तीसरे का आपका ये डी हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। आगे देखें, यहाँ पर चौथे वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, पीसीएस आरओ में भी कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये तो आप लोग जानते हैं, अगर पूछे तो किसने किया था? नेहरू ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहां से शुरुआत किया था? तो राजस्थान के नागौर
जिले से उन्होंने शुरुआत किया था, नागौर नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे जरा हम लोग देखते हैं पांचवें वाले में। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों पार करती है या काटती है, इसका मतलब यही हुआ। तो आपको हम ऐसा कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पहले होता है कि 0 डिग्री, यानी जो सबसे लंबी जो होती है दोस्तों, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये कर्क रेखा हो जाती है। और कर्क रेखा 0 डिग्री पर होती है जी, और 23.5 नॉर्थ पर कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ ये मकर रेखा होती है। तो आपको यहां पर कई चीज सिखा देता हूं। यही कह रहे हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ऐसी, यानी कौन सी नदी है यही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, यानी ऐसे ऐसे करती होगी, तो 2 बार काटती होगी। तो यहां पर कौन सा है दोस्तों, माही है, यानी माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछे कि ये मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा है, यहां पर मैं म लिख दे रहा हूं तो मकर, यहां पर क लिख दे रहा हूं तो कर्क, और यहां पर बी लिख दे रहा हूं तो विषुवत रेखा। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है दोस्तों, लिम्पोपो। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है दोस्तों उसे कांगो या जायरे बोलते हैं। कांगो नदी या जायरे नदी उसे बोला जाता है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। यहां से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं से आपको घुमाएगा तो आप घूमेंगे नहीं, उसका उत्तर दे देंगे। ये मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया, समझा दिया आपको। जितना दबा के शेयर करना है दोस्तों, शेयर करके हमारा सपोर्ट करिएगा। तो यहां पर आपको केवल कर्क रेखा के बारे में पूछा था, कर्क रेखा माही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 वाले को देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत, ये मान लीजिए अपना भारत हो गया। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के इधर दक्षिण भारत, कर्क रेखा को इधर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है, ये केरल के पास है, केरल के पास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग 7वें वाले को देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कई सारा प्रश्न बना है। आपको ऐसा कंसेप्ट बता देते हैं, कभी भूलेगा नहीं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। तो आपसे देखिए क्या पूछा रहा है, संख्या में, यानी संख्या में सबसे बड़ी जनजाति भारत का कौन है। तो दोस्तों बी से भारत, बी से भील। तो यहां पर आप समझ जाइएगा, बी से भारत, बी से भील हो जाएगा। तो आपके दिमाग बना रहेगा, जब भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील बता देना। जब आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो आप क्या बता देंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग थार लेके इस समय चल रहे हैं, तो थारू, तो थारू हो जाएगा। तो बी से भील, भारत पूछे तो भील, उत्तर प्रदेश का पूछे तो थारू। यस, आपके दिमाग में याद रहेगा। उम्मीद है कि यहां देखिए थारू दिया भी है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप लोग ऐसे दिमाग में रखे रहेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ये चीजें बनी रहेंगी। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक दिया है, एक मौसमी घटना है, एल नीनो। एल नीनो दोस्तों क्या है, यहां पर एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो क्या है, एक मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर के तट पर यह घटित होती है। यह पश्चिम से, यानी यहां पर यह पश्चिम से पूरब की ओर आती है, प्रशांत महासागर से पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और जब यह भारत या ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के तरफ आती है ना, तो यहाँ के मौसम को, वर्षा को बहुत प्रभावित करती है। वर्षा नहीं होता है, यानी बहुत गर्म मौसम ला देता है, तो हवा जो है वहाँ की वर्षा प्रभावित हो जाती है। एक जटिल मौसम तंत्र है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, एल नीनो। एक इसका उल्टा होता है दोस्तों एल नीना, तो इसका उल्टा होता है, वो कभी आप जीएस पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। फिलहाल यही एल नीनो जो जब विकसित होता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया में वर्षा को बहुत प्रभावित करता है। वर्षा नहीं होता है, कृषि खराब हो जाती है, इकोनॉमिक गड़बड़ हो जाता है। तो यही है ऑप्शन नंबर ए। 9वां वाला को देखें, यहां भी आपको सिखा देंगे, याद हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कौन सा विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। कहां स्थापित है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आपसे दोस्तों अगर कोई पूछे देश का मौसम कैसे बदलता है,
तो दोस्तों देश की पार्लियामेंट बदलती है। आज भी मोदी चाहे तो देश का मौसम बदल सकते हैं कि हर बेरोजगारों को 30-30 लाख रुपया, 15-15 लाख मिलेगा, तो मौसम बदल जाएगा देश का ना। यानी देश का मौसम कहाँ से बदला जा रहा है? नई दिल्ली से। तो आप यहाँ से दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका दिमाग में ये चीजें बना रहेगा। आगे देखें, यहां पर आपसे दिया है 10वें में, तुलबुल परियोजना का संबंध। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों झेलम नदी से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तुलबुल आप कैसे याद कर सकते हो? बुल मतलब सांड होता है, आप लोग जानते हैं ना, ये तो जानते हैं, आपको ट्रिक बता रहा हूं। और तुल मतलब मान लिए टूट गया, और कोई बुल है यानी बैल है, उसका पैर टूट गया है, तो उस बेचारे को झेलना पड़ेगा, जो पाला है उसको झेलना पड़ेगा। तुल बुल, टूट गया बुल का पैर तो झेलना पड़ेगा। तो यहां आप इसको दिमाग में रखे रहेंगे। आगे देखें, यहां पर 11वें में पूछा जा रहा है, ये सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग खूब जानते होंगे। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ये गेहूं की है। तो पूसा सिंधु गंगा एक गेहूं की प्रजाति है। पूसा नाम देखते ही कई सारा होता है, जैसे पूसा, सोनालिका, अर्जुन। ज्यादातर जो ट्रैक्टर के नाम है वो गेहूं की प्रजातियों के नाम बने हैं, तो आपको याद रख लेंगे तो ऐसे आपके दिमाग में बना रहेगा, इक्का दुक्का छोड़कर। बाकी जैसे सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया और पूसा हो गया, ये सब गेहूं की प्रजाति हैं। कई सारा इससे नाम जुड़ा होता है। आगे यहां पर हम लोग देखें, का आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थिति कहां है, यानी यह कहां स्थित है? तो दोस्तों यह कहां स्थित है? आनंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनंद कहां है? गुजरात में है। यहाँ क्योंकि गुजराती बड़ा आनंददायी जिंदगी जीते हैं, हम लोगों को यहाँ से बुला बुला कर लोहा फैक्ट्री में काम करवा करवा कर वो लोग खूब आनंद से जी रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संस्थान ये कहाँ है? आनंद में। इसको आनंद भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ ग्रहों के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 4 आपको बातें लिखी हुई है, वो ग्रहों के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। नहीं मेरे भाई, ग्रह जो है खुद नहीं चमकते हैं, वह सूर्य की रोशनी से ऊपर पड़ती है तो वो चमकते हैं, लेकिन यानी वो प्रकाश नहीं देते हैं, लेकिन उन पर प्रकाश पड़ती है तो चमकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? ये प्रकाशवान होते हैं, सॉरी, ये अप्रकाशवान होते हैं और चमकते भी है। यानी अप्रकाशवान यानी प्रकाश तो जनरेट नहीं करते हैं, फिर भी चमकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 13 का बी। आगे देखें हम लोग, दूसरे के रोशनी से चमकते हैं। जैसे अभी हम लोग बाप के पैसे से पल बढ़ रहे हैं, रंगदारी दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग कमाते नहीं हैं लेकिन फिर भी दूसरों के पैसों से उड़ रहे हैं, तो वही बात हो गया। ऑप्शन 14 वाले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? बड़ा गजब का प्रश्न है, आपको यहां मैं सिखा देता हूं, आपको भूलेगा नहीं कभी। इंद्रधनुष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक चीज आपने फिजिक्स में आपको गुरुजी आपको खूब पढ़ाए होंगे, विबग्योर के बारे में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट का मतलब बैगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरा, रेड लाल। तो दोस्तों यही इंद्रधनुष में यही क्रम होता है। इंद्रधनुष की आप पट्टी देखोगे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में है? तो मध्य में कौन आ रहा है दोस्तों? देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में यही ग्रीन बच रहा है, तो बीच में हरा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहां पर आप लोग वेवलेंथ अगर कभी कभी पूछ लेता है इंद्रधनुष में रंगों का वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, यानी रंगों का लेंथ जो होती है वेवलेंथ का बढ़ता जाएगा, यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड का यूज किया जाता है कि दूर से दिखाई देती है। इसका मतलब वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का सबसे ज्यादा है। लेकिन एनर्जी किसके पास है? एनर्जी सबसे ज्यादा इधर हो जाएगी, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट के पास है, सबसे ज्यादा सबसे कम आर के पास है। तो यानी एक चीज हमें क्या समझ में आया? ऊर्जा, यानी ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी उल्टा होता है किसके? वेवलेंथ के। वेवलेंथ लिख दे रहा हूं, यानी जिसकी ऊर्जा जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। तो यही चीज आप दिमाग में रखे रहेंगे, जो आप पढ़े होंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आगे चले देखें हम लोग, यहाँ हरा हो जाएगा आपका। आगे अच्छा प्रश्न दिया है, रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वाली चीजें होती हैं, उनको ताजा रखने के लिए
एक सुरक्षित टेम्परेचर कितना होता है, हम लोग फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो हम टेम्परेचर कितना मेंटेन बना के रखते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 से ज्यादा करेंगे तो बैक्टीरिया जो उसमें खाद्य पदार्थ में पनपने लगते हैं वो तेजी से पनपनेंगे और हमारा खाना खराब हो जाएगा। अगर हम 4 से कम अगर टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जमने लगेंगी, सब्जियां वगैरह जो फल उल रखेंगे उनकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 4 डिग्री पर उसको मेंटेन करके रखा जाता है। आगे हम लोग 16 वाले को देखें तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय पदार्थ है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय पदार्थ कौन सा है, तो यूरेनियम नहीं है दोस्तों, यूरेनियम भी नाभिकीय पदार्थ है लेकिन भारत में ये न के बराबर पाया जाता है, और ये थोरियम है नाभिकीय पदार्थ। थोरियम बड़ी मात्रा में केरल वगैरह के जो तटों पर बालू है उस बालू में बड़े मोनाजाइट बालू एक होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मेरे भाई एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप इतना शेयर करना, हमारा इतना सपोर्ट करना, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देना यार, चैनल मोनेटाइज हो जाए थोड़ा, उम्मीद आपसे करता हूं। चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखें हम लोग 17 वाले को, पोषण तत्व जो उर्वरकों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोषण तत्व, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो उर्वरकों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। तो नहीं पर आप जरूर फोकस करें, नहीं तो प्रश्न गलत कर देंगे। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो उर्वरकों के माध्यम से पौधों को नहीं दिया जाता है। तो नाइट्रोजन भी दिया जाता है, ये नत्रजन है, इंग्लिश में इसे नाइट्रोजन कहते हैं, क्लोरीन भी दिया जाता है, फास्फोरस भी दिया जाता है, यही जो है हाइड्रोजन नहीं दिया जाता है, हाइड्रोजन यही नहीं दिया जाता है, बाकी सब है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। यहां देखिए हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट का कहते हैं, यहां पर इनका पूछना है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट का मतलब होता है दोस्तों जलीय पौधा, यानी ऐसे पौधे जो जल में हम लोग उगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग जरा देखते हैं साथियों, तो आपसे 19 में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फल जिसमें साइट्रस पाया जाता है, जिसे हम लोग साइट्रस कहते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़े को स्वस्थ बनाने के जरूरी होता है। तो दोस्तों विटामिन सी में ही जो है साइट्रस बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे चमड़े वगैरह को ताजा रखते हैं, टाइट रखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नींबू, संतरा और आंवला ये सब खाना चाहिए, इन सब में बड़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे हमारी स्किन वगैरह आंख वोक सही रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 19 का सी। आगे देखें 20 वाला में, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधा का मतलब दोस्तों इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका मतलब तेल पाया जाता है, इससे तेल से डीजल वगैरह बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में जेट्रोफा के। यहां दोस्तों देखिए आपसे बड़ा अच्छा सा सवाल बायोलॉजी से रिलेटेड दिया है, नॉक नी का मतलब घुटना होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। नॉक नी सिंड्रोम, ये कौन सी बीमारी है, नॉक नी सिंड्रोम एक बीमारी है, कह रहे हैं किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। तो क्या होता है नॉक नी सिंड्रोम बीमारी में कि छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके 5 से 10 साल के बीच या उससे ऊपर भी कभी कभी होता है, जब वो खड़े होते हैं तो उनके दोनों घुटने यानी ठेंगुना होता है वो सटने लगते हैं, जो आर्मी में रिजेक्ट कर देते हैं बच्चों को, यानी जो घुटने सटने लगते हैं आपस में, तो वही नॉक नी सिंड्रोम होता है, जो फ्लोराइड के कारण बड़ी मात्रा में होता है। फिर बच्चे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बड़े होते हैं तो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो यही है नॉक नी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 22 वाले में, कह रहे हैं पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है, यानी पर्यावरण अपकर्षण का क्या मतलब है। तो दोस्तों पर्यावरण का आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट, अपकर्षण का मतलब दोस्तों ये क्या होता है कि नुकसान, यानी पर्यावरण के नुकसान का मतलब क्या है। तो पर्यावरण का नुकसान यही है कि पर्यावरण को दूषित कर देना, उसको प्रदूषित कर देना, उसके मतलब बिगाड़ देना उसको। यहाँ पर आपको दिया होगा, देखें पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप, पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी पारिस्थितिकी के यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देना, उपर्युक्त यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका हो गया, तो ये भी होगा ना साथियों, एक सेकंड कुछ गड़बड़ी, ये तो है। अब आगे वाला देखें, यानी पर्यावरण अपकर्षण में यानी पर्यावरण को खराबी करने की बात आ रही है।
तो पर्यावरण खराबी में तो पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण यानी पर्यावरण के गुणों का नष्ट हो जाना, निम्न हो जाना, यस ये भी है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, हम ऐसी मानवीय क्रियाकलाप कहते हैं, रेलवे बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज लगाते हैं, पेड़ों को काटना, नदियों को मोड़ देना, ये सब करना, ये सब भी तो पर्यावरण की नष्टपन है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा हुए तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तीनों के तीनों है उपर्युक्त तो सभी पर्यावरण के नुकसान से संबंधित है। आगे देखें हम लोग 23 वाले में, सबसे अधिक स्थिर यानी सबसे अधिक स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र कौन है, यानी कौन किसमें इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा स्थिर रहता है, वो जल्दी से बिगड़ता नहीं है। तो दोस्तों सागरी यानी महासागर, महासागर तंत्र होता है दोस्तों, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, नष्ट हो गए कुछ दिन में, कोई काट दिया, और जो है दोस्तों घास फूस हो गए, ये कर दिया, हवाओं को ज्यादा प्रदूषित कर दिया जाता है, लेकिन जो महासागर है ये ज्यादा स्टेबल है ये। आगे देखें हम लोग 24 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिया है, कैसा पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जहां से घास से रिलेटेड है वो। तो हम जानते हैं घास होता है, घास को कौन खाता है दोस्तों, घास को कौन खा जाता है, टिड्डा खा जाता है, टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। तो ऐसे ये यहाँ पर यही क्रम है, तो घास, टिड्डा, सांप, मेढक, तो सॉरी ये मेढक को सांप खाएगा, यानी घास, टिड्डा, मेढक, सांप, ए हो जाएगा हमारा, 24 का ए होगा। आगे देखें हम लोग 25 वाले में, तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, यानी लोकार्पित मतलब लोक मतलब पब्लिक, अर्पित मतलब देना, यानी भारत जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब पब्लिक को अर्पित किया गया था। लोकार्पित का मतलब ये पब्लिक को अर्पित करना, पब्लिक के लिए सौंप देना, पब्लिक के लिए खोल देना। तो 2008 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, 25 का बी। आगे देखें हम लोग प्रश्न, दोस्तों मैं कई बार कह रहा हूं जितना बढ़िया से आप प्रश्न पढ़ोगे उतना अच्छा से उत्तर दोगे। सारा समझदारी प्रश्न को आप प्रश्न को समझ गए तो उत्तर देने में आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 26 वाले में देखें, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने के लिए क्या कार्य करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक लिगामेंट, एक टेंडन। तो मैं आपको बता देता हूं लिगामेंट क्या करता है, आपको हड्डी यानी बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन को बोन से जोड़ता है। और टेंडन क्या काम करता है, आपको मसल को हड्डी से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, हड्डियों को, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। कभी आपसे पूछे हड्डियों को हड्डी कौन जोड़ता है तो वो लिगामेंट कर देंगे आप। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था। तो एगमार्क एक्ट दोस्तों 1937 में लागू हुआ था। ये क्या है, ये जैसे कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बताने के लिए है, ये इसकी जांच हुई है, ये खाने के लिए ठीक है, तो ये है। तो ये चीज आप देखते होंगे, एगमार्क सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ठीक ठाक उस पर बना होता है एगमार्क। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। 28 वाले में आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए दोस्तों दिया जाता है, जो पर्यावरण सुरक्षा के में ज्यादा काम किया रहता है तो उसको टायलर पुरस्कार दिया जाता है। तो कैसे समझेंगे आपके दिमाग में, हम लोग जानते हैं टायर को जलाना पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसान होता है, बड़ा मात्रा में धुआं जाता है आसमान में। तो टायर यानी पर्यावरण प्रदूषित करेगा, तो यहां से आप दिमाग में लगा लेंगे टायर, टायर मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, यानी पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखे रहेंगे, दिमाग में आपके बना रहेगा। आगे हम लोग 29 वाले को देखें, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो दोस्तों राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी ने 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था, 1985 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये 29 का सी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अपना ईवीएस का लास्ट वाला प्रश्न, पिरेनीज पर्वत, एक बार आप पर्वतों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला
कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच है। ऑप्शन नंबर 1। कैसे याद करोगे ऑप्शन के द्वारा, ट्रिक के द्वारा? तो आप किसी को फाड़ोगे, आप किसी को फाड़ोगे तो फाड़ना मतलब फ्रांस हो गया, फाड़ोगे तो उसको पेन होगा यानी दर्द होगा, तो फाड़ोगे तो उसको पेन होगा, इसीलिए फ्रांस और पेन यहाँ पर आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो फाड़ोगे तो पेन होगा, तो उसी को हम लोग कह देते हैं पेरिनीज। पेरिनीज मतलब उसको पीड़ा होगा। कैसे पीड़ा होगा? फाड़ोगे तब उसे पेन से फाड़ोगे। मान लीजिए आप पेन लिए हो, आप हमारे हाथ में ऐसे पेन से फाड़ दो तो हमें पीड़ा होगा, तो वही है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों यहाँ पर हमारा ईबीएस वाला खत्म हो गया, 5वां पार्ट। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले मैथ वाले पोर्शन को देखते हैं। बहुत बढ़िया, कहाँ है हमारा मैथ? तो साथियों हम लोग आ गए हैं अपने भाग चौथे वाला, जो हमारा सामान्य मैथ से संबंधित है। आपको इतनी बड़ी एक संख्या दी गई है, इसको 12 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा? तो साथियों हम लोग 12 से भाग देना बड़ा अच्छा से हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर क्या है? 12, 10, 12। तो 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। हम लोगों ने एक उतारा, फिर नहीं जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर जीरो उतार लिए। जीरो उतारेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जा रहा है तो एक उतारेंगे, यहाँ फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 101 आ गया। तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, तो 8 बार ले जाएंगे, 96 आएगा। तो यहाँ पर 5 बचा है हमारा, कितना बचा है? 5 बचा है, नहीं जाएगा तो ऊपर 2 बचा है हमारा, उतार लेंगे। तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा तो 48 आ गया है। अब 52 में से 48 गए, 4 बचेगा, तो शेषफल हमारा 4 बचा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये तो दोस्तों देखिए हम लोग प्रश्न दूसरे वाले को देखिए। देखने में तो थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। कैसे? ये क्या लिखे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? 33 माइनस 4 रूट 35, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ऐसे लोगों का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है कि दो भागों में तोड़कर उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ता है। तो जरा देखें, तो यहाँ पर 2 रूट 7 है और 5 है, तो इससे हमारे दिमाग में आया कि इसको हम 33 को 28, जो 33 है इसको 28 प्लस 5 में तोड़ लेते हैं। उतने हुआ ना, 28 प्लस 5 33 हो जाएगा, माइनस ये 4 जो है इसको 2 गुड़े हम लोग रूट 7 कर लेते हैं, 2 गुड़े रूट 7, फिर गुड़े 2 गुड़े रूट 7, उतना ही मतलब हुआ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को दोस्तों, इसी को थोड़ा सा हम अलग रूप दे देते हैं तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, 2 रूट 7 का होल स्क्वायर, 2 बार है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 है, यहाँ 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट 5 का होल स्क्वायर तो हमारा देखिए किस फॉर्म में हम बना रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे, माइनस 2ab। तो 2ab यहाँ पर हमने लगा दिया तो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 2 रूट 7 और बी हो जाएगा हमारा रूट 5, तो रूट 5 हो जाएगा हमारा। तो हमारा बन गया काम। अब हमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, हमारा काम बन गया। अब हमारा क्या बन गया है, 2 रूट 7 माइनस 5, 2 रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा भी इसका होल स्क्वायर के रूप में बन गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को अगर हम लोग थोड़ा खोल खाल देते हैं तो हमारा आ जाएगा यही वाला, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका हम लोग अगर अब रूट ले लें तो हमारा ये स्क्वायर हटकर प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 रूट 7 माइनस 5। तो कहाँ है ऐसा प्लस माइनस, 2 रूट 7 माइनस रूट 5, तो ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, तो हमारा ये डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरे का आपका डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ 3 हो गया हमारा। चौथा वाला दोस्तों एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपसे कह रहे हैं कि संख्या इतनी बड़ी दी गई है और बीच में एक संख्या गायब कर दिए हैं, तो बीच में एक संख्या गायब कर दिए हैं तो कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस हो गया, संख्या इतनी बड़ी है, एक संख्या ये इतनी बड़ी है, इसको 11 से विभाजित करें तो रिक्त स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 11 से विभाजित होने के लिए क्या है, जो क्राइटेरिया है क्या होता है कि हम लोग पहले सम स्थानों को जोड़ लें जितना आए, फिर विषम स्थानों को जोड़ लें जितना आए, दोनों को घटा दें, या तो 11 हमें मिले या तो 0 मिले, या तो 11 मिले या तो 0 मिले। देखें जरा हम लोग 6
विषम है, 3 ये 4 भी विषम स्थान पर है, 6 यानी 6 4 10 6 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा विषम वाला, घटा देते हैं तो यहाँ पर सम जगह खाली है, सम हम एक समान लेते हैं और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 0 यानी यहाँ पर तो ये वाला है 0 हो जाएगा। तो यानी ऐसा हम लोग इसमें कितना 16 में से कितना घटा दें तो 11 मिल जाए। तो 16 में से हम लोग कितना घटा देंगे तो हम लोगों को 11 मिल जाएगा। तो 5 घटा दें मेरे भाई, हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो समझ गए आप कैसे, यानी विषम स्थानों को जोड़ लें, हम इसमें सम स्थानों को जोड़ लें, दोनों को घटा दें। तो विषम स्थान पे कौन हुआ? 1, ये यानी 6 4 6, इसको जोड़ लिया। फिर सम स्थान पर यानी दूसरा ये था तो यहाँ कुछ है ये नहीं था, यहाँ पर 0 था तो ये भी कुछ नहीं था, इसलिए 5 यहाँ पर देखेंगे, हम सोचेंगे क्या घटा दे कि हो जाए, 5 इसमें है, हो गया। आगे देखें हम लोग 5 वाले में, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग हम लोग जानते हैं, उन सभी संख्याओं को जोड़ लें, वो 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो संख्या विभाजित हो जाएगी। अब 4 से क्या होता है दोस्तों? 4 में क्या होता है कि लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो साथियों हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 और 4 दोनों से कट जाए? तो देखिए ये 3 से तो कट जाएगा, 3 3 6 3 3 9, लेकिन 4 से काटेंगे तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 33 4 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको अगर देख ले, जो 44 है 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा 3 से नहीं कटेगा, मात्र यही है तो जो 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 3 से क्यों कटेगा? 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 12 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब 3 और 4 से कट जाएगा। आसानी से आपने पकड़ लिया। साथियों प्रश्न संख्या हम लोग छठे वाले में देखते हैं। बड़ा लाजवाब प्रश्न है, बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल है, कई बार ये पूछा गया है। तो एक काजल नाम की एक लड़की है, 1 घंटे में किताब का 1/3 हिस्सा पढ़ लेती है। यानी यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 1 आवर में किताब का 1/3 हिस्सा पढ़ लेती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, यानी 5 दूरा 10 है कि 11/5, यानी 11/5 घंटे अगर पढ़ती है तो अभी किताब का कितना हिस्सा पढ़ने को बचा है? तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, जब 1 घंटे में इतना पढ़ती है, 1/3 पढ़ती है, तो इतने घंटे में कितना पढ़ती होगी? तो इसी में 1/3 से गुणा कर दो। जैसे हम कहें मैं 1 घंटा में 5 टॉपिक निपटाता हूं, तो 2 घंटे में कितना टॉपिक निपटाता हूं? तो यही 2 को गुणा कर दे, वही काम इसमें करना है आपको। 11/5 में हम गुणा कर दे, कितने का गुणा कर दे? 11/5 में 1/3 का अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 11/15। तो 11/15 हो जाएगा हमारा। 11/15 यानी वो 11/5 घंटे में 11/15 पढ़ लेती है। अब कुल हिस्सा 1 होता है, तो 1 में से 11/15 घटा दो, 11/15 घटा दो, 15 में से 11 जाएगा, 4/15। तो 4/15 सी में बैठा है। छठा का आपका उत्तर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपने पढ़ लिया, दिमाग में ये फिट रहेगा आपको। आगे हम लोग यहाँ देखें 7वें वाले में, तो कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है साथियों, कभी आपको भूलेगा नहीं। बता देते हैं, जब भी आपको दे इतने सेंटीमीटर का वाला एक बड़ा सा घन है, उसको इतने सेंटीमीटर काट कर छोटा घन बनाए तो कितना बनेगा? तो कुछ नहीं करना है, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो यही हो जाएगा। जो घनों की संख्या निकाला जाता है, नंबर ऑफ क्यूब जो निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे? बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन कैसे? तो आयतन निकालने के लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन है तो तीनों बराबर होंगे, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 कर देंगे। तो करके देखिए, 15 गुणे 15 गुणे 15, और नीचे छोटा घन कितने में हो जा रहा है? 3 का, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो वही आप काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15,
5 25 25 25 125, तो 125 कहाँ है? यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर इतना है तो आपको 9 स्टार 10 का मान कितना होगा? तो दोस्तों सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा दिया है, इसमें कोई दम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जब ये भाई साहब दे दिए कि ये ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर बी इतना है, तो वही काम यहाँ पर भी कर देना है। कैसे कर देना है? तो आप देखिए क्या करेंगे। तो ए स्टार बी दिए हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसी तरह से आप 9 स्टार, जब 9 स्टार 10 दिए हैं तो आप क्या कर दो, यहाँ ए का पहले स्टार, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो वही आप कर दो यहाँ पर 9 का स्क्वायर यानी 81 प्लस बी का स्क्वायर यानी 16 का आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 16 की स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं, यानी 10 है ना, सॉरी 9 है, यहाँ 10 है। तो यहाँ पर जैसे बी का स्क्वायर करे आप भी इसे, यानी इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, बाकी इसी की तरह कर दो, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस ए बी यानी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी 181 में से 90 घटा दो तो आपका 91 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें हम लोग, देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये देखिए कह रहे हैं 4 तारीख 8वां महीना 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिनों बाद पूछ रहे हैं, 61वां दिन का नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये 4 तारीख 8वां महीना 2017, तो 2017 दोस्तों ये जानते हैं ये सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष जो 4 से कट जाते हैं। तो 4 तारीख 8वां महीना 2017, मान लीजिए आज की डेट यही है, तो इसी में 61 जोड़ दो, यानी आज शुक्रवार है तो 61 दिन बाद कौन आ जाएगा? तो 61 को 7 से भाग दे दो, आसान हो जाएगा। तो 7 8 56, 8 बार में 56 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यानी 5 जोड़ दो, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार में 1 जोड़ोगे तो शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार, तो बुधवार 61वां दिन हो गया, और 61 दिन के बाद कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे स्क्वायर होता है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। सम चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं की है और सारी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की भुजा क्या है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ऐसा फार्मूला, जब भी आपको विकर्ण दिया हो तो उसकी एक भुजा प्राप्त करनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर एक हल्का सा सिनेरियो बना के दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है यानी स्क्वायर है, और इसका ये विकर्ण है, तो विकर्ण मान लीजिए अलग अलग लंबाई में थोड़ा सा तिखा बनाया हुआ है मान लीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, दो आपको जब विकर्ण दे दिए जाते हैं तो दोस्तों पहले विकर्ण का स्क्वायर यानी जो पहला विकर्ण दिया है उसका स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 16 का स्क्वायर बटे 2 यानी 16 का स्क्वायर बटे 2। फार्मूला होता है, कैसा फार्मूला होता है? विकर्ण विकर्ण बटे 2, यानी विकर्ण पहला फर्स्ट विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2, दूसरा विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट, यही काम आपको करना है। तो 16 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, और अगला क्या है 12, तो 12 बटे 2 का होल स्क्वायर, अब इसका रूट ले लो, आ जाएगा। 16 का आधा कर दोगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कौन सा है दोस्तों 12 है, मैंने 11 लिख दिया है, 12 बटे 2 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, रूट लोगे तो 100 आ जाएगा, रूट में 100, तो 100 का आपका रूट अगर लोगे तो 100 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में बैठा है, यानी 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है जिनके विकर्ण इतने इतने हैं। तो बच्चा हुआ, आप लोग ऐसे ही लगाइए। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, तो हम एक त्रिभुज की रचना करने के लिए मेरे भाई कम से कम एक भुजा की लंबाई देनी पड़ेगी और 2 कोण देना पड़ेगा। तो 2 कोण और एक भुजा, यस एक भुजा है तो ये हो सकता है, जिससे त्रिभुज बना सकते हैं। केवल 3 कोण, केवल 3 भुजाएं, यस भुजाएं होंगी तो बन जाएगा, एक ही भुजा काफी है। 2 भुजा और उनके मध्य कोण, ये भी हो सकता है, इसमें भुजा नहीं है, केवल कोण से आप त्रिभुज नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा।
तो साथियों प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी शॉर्टकट विधि से बताएंगे कि ऐसा आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, यानी दोस्तों एक वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्त आकार में पार्क है एक, और इसका व्यास, व्यास आप समझ रहे होंगे त्रिज्या का दुगना, तो ये मान लीजिए सेंटर हो गया इसका। अब यहाँ ये त्रिज्या है, त्रिज्या को फिर आगे सरफेस में मिला दो, आपका ये व्यास बन जाएगा, यानी ये व्यास है। तो 80 मीटर इसकी लंबाई है, कितनी है 80 मीटर। तो 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, यानी अधिकतम जितना ज्यादा हो सके उतना बड़ा इसी वृत्ताकार के अंदर एक पार्क बनाना है। कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम, जितना इसका एक व्यास है। तो इसी का हम लोग, जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं ना, तो कहते हैं हमारी 32 इंच की, हमारी 36 इंच की है, तो वो जो नापा जाता है वो विकर्ण मापा जाता है। इसी तरह से आप मैक्सिमम विकर्ण का करेंगे तो इसी को वर्गाकार बनाना है, तो इसी को आप विकर्ण बना दो, यानी ये अब ये आपका बन गया, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये अब आपका वर्गाकार मैदान बन गया ये। तो इसी में क्या करना है, अब आपको पता चल गया, जब आपको किसी वर्ग का विकर्ण आपको मालूम हो और उस वर्ग की भुजा बनाना हो, बिना भुजा का आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो इसकी भुजा की लंबाई चाहिए ना भाई। मान लेते हैं हमें a लंबाई है इसकी, तो इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, जब आपके पास विकर्ण हो, भुजा निकालनी हो, तो क्या काम करोगे आप, 1/, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना दिया है दोस्तों 80, तो 80 गुणे 80, 1/2 गुणे 80 गुणे 80। तो आप क्या कर दोगे यहाँ साथियों, आपको अब क्या कर देना है, तो ये 8 64 आ जाएगा, 64 का आधा 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3200, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये 3200, 3200, तो 3200 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर होगा 3200 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो 3200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर आपने यहाँ देख लिया। आगे जरा देखें हम लोग, यहाँ पर हमारा 12 हो गया, 13 वाले को देखते हैं। तो 13 वाले में देखिए कुछ नहीं है, ऐसे सवाल आपने खूब बचपन में पढ़ा होगा, भाग जोग है, सबसे पहले भाग को तोड़े, जोड़ के घटाना, तोड़े ब्रैकेट तोड़े, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर यही चीज यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो बार होता है ना उसको खत्म करें। तो बार जो होता है, जिसके ऊपर बार लगा होता है, उसको खत्म करें। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 बचेगा आपका। तो 6 24 में भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्लियर है। तो इसका मतलब -9 है, -9 है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट है, तो यहाँ माइनस के बाद एक बड़ा सा ये वाला ब्रैकेट है, -8, -8 और इधर +4 केवल बचा है ना, 24 को तो भाग दे दिया, 4 बचा है, 4 बचा है। अब इस कोष्टक को बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। अब आप देखिए -9, अब ये माइनस जाएगा तो इनका अलग अलग चिन्ह कर देगा, इसको +8 बना देगा, इसको -4 बना देगा। तो यहाँ पर -9 -4, 9 4 13 हो जाएगा, -13, -13 में से 8 गए तो -5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, 13 का आपका कौन हो जाएगा, बी -5। बहुत अच्छा। 14 में कह रहे हैं एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। एक बहुभुज है, यानी बहुत भुजाओं वाला कोई आकृति है, अंतः एवं बाह्य कोण, अंतः और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 4 भुजाओं वाली हम आकृति बना दिए और इसका अंतः कोण 90 अंश हो गया, तो अंतः एवं बाह्य कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर आपको बता दें, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल जो एंगल होते हैं उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ 90 ये हो गया, तो और एक्सटर्नल का मतलब इसको हम डॉट से कर दें, ये देखिए अंदर की तरफ है 90, अब यहाँ से ये बाहर की तरफ जो आ रहा है ये कितना है, तो 180 में से 90 घटा दो, वही आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। यही कह रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का अंतर 60 है। तो हमें मालूम है ये प्रश्न, इसको हम समीकरण 1 बना दें, और यहाँ पर ये क्या दिए हैं, इंटरनल प्लस, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, यानी एक्सटर्नल और माइनस इंटरनल के बीच अंतर कितना दिया है इन्होंने, 60 दिया है। अब आप क्या करो, इसी को घटा दोगे अगर, तो इसी को जोड़ दो, अपने आप मिल जाएगा, जोड़ दोगे तो इंटरनल कट जाएगा, 2e आपको मिल जाएगा, 2e बराबर
180 में अगर 60 जोड़ दोगे तो 240 मिल जाएगा। तो ई बराबर आपका कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ई बराबर 120 आ जाएगा। तो ई बराबर 120 आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और काम यहां पर अभी हमारा बचा है, इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर ई बराबर हमारा 120 आया ना, तो इसका हम मान किसी समीकरण में रख देते हैं तो हमें वो भी पता चल जाएगा। यानी आई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, हम 120 180 में से घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो यानी इंटरनल 60 आ गया हमारा। अब हमें पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 360 में हम 60 से अगर भाग दे देंगे, बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होती है पता करना होता है, तो 360 में ये जो हमारा 60 आया है इंटरनल वाला, तो इसे हम भाग दे दें तो हमारा पता चल जाएगा, ये 36 यानी 6 आ जाएगा। 6 कहाँ है, ये यहाँ ए में है, तो पता चल गया। बहुत अच्छा। यहाँ देखिए क्या है कि आपको 0.001 का स्क्वायर प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा, तो इसको हम खोल देते हैं मेरे भाई। खोल देंगे तो यही 4 अंक पे आ जाएगा, 0.0001, यही आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। इतना को हम प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। प्रतिशत के रूप में लिखने समय हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा कर दें, हम आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रतिशत के रूप में लिखते समय तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दें तो क्या हो, यही वाला क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 0.01%, यानी 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पर ये परसेंट वाला चिन्ह आ जाए। एक तो ये हो जाएगा, या तो ये इसमें परसेंट चिन्ह है, ये नहीं है, एक है, ये होगा नहीं, इसमें परसेंट चिन्ह है, तो ये हो जाएगा। यानी ए और डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, 16 में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मस 6 है तथा लस इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। तो पहली संख्या यहाँ पर हमें 48 दे दिया गया है, दूसरी नहीं दिया गया है तो हम 2 रहने दें, और यहाँ पर हमें 6 गुणे 432 दिया गया है, 6 गुणे 432 यहाँ पर दिया गया है, यानी 6 आपका क्या है, यहाँ पर आपका एचसीएफ दे दिया गया है और 32 आपका एलसीएम दिया है। तो यहीं पर आप कर देंगे 6 से 42, 6 8 48, 8 आगे आ जाएगा। अब 8 ये 432 को भी काट देगा, तो 8 पंचे 40 और यहाँ पर 3 बचा 32, तो 8 चौक 32, 54, तो यानी दूसरी संख्या बराबर 54 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे जरा हम लोग देखते हैं, पार्श्व आकृति वाला सवाल आ गया है। पार्श्व आकृति का मतलब, पार्श्व का मतलब क्या होता है कि बगल में, जस्ट सामने। तो पार्श्व आकृति में ज्ञात करना है x का मान, तो जो बगल वाले हैं उसी को देखना है। जैसे देखिए यहाँ 64 है, इसके बगल में 4 है, यहाँ 2 है, इसके बगल में 8 है, यहाँ 3 है तो इसके बगल में 27 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा यही आपको बताना है। तो देख रहे हैं, 2 का क्यूब करो 8, 3 का क्यूब करो 27, 4 का क्यूब करो 64, उसी प्रकार 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। आगे देखें हम लोग, अगर यदि एक भिन्न में अंश, एक भिन्न है, यदि एक भिन्न के अंशों को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो मूल भिन्न यहाँ पर आपसे पूछने की बात की जा रही है कि एक भिन्न ऐसा है, उसमें ऐसा ऐसा किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए आपका भिन्न हमको मान लेते हैं यहाँ पर x/y, यही हमारा भिन्न है। अब हम क्या कर दें यहाँ पर, अब जो कहने को कह रहे हैं वही आप कर दो, यानी x में क्या कह रहे हैं, अंश में 20% की बढ़ोतरी, तो यानी 120/100 कर दो यहाँ पर, बटे y में भी 25 कर रहे हैं तो 125/100 और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब आपको x/y ऐसे रहने देना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इनको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर आपका ये जाकर मान लीजिए उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा, ये नीचे, तो 100 100 ये तो ऐसे ही कट गए, 120 है 125,
तो 120 बटा 125, 120 बटा 125 आ जाएगा बराबर 3/5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तो गुणा है ना, ये गुणा है, तो आपको यहाँ 3 चौका 12, 40 आ जाएगा, 5 पच्चे 25, तो यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, तो 40/25 हो जाएगा यहाँ। 40/25 को फिर अगर हम लोग 5 से अगर काटें तो 8/5 आ जाएगा। तो 8/5 कहाँ है, ए में बैठा है, तो 18 वाला आपका उत्तर यही हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 19 वाला बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। आपसे न्यूनतम अंक पूछा है, वह न्यूनतम अंक यानी छोटा से छोटा अंक क्या है x के स्थान पर, जिसके लिए यह संख्या दी गई है और वह 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने के लिए मैं आपको कई बार बताया हूं, 11 से वही संख्या विभाजित होगी कि हम दी गई संख्या के सम स्थानों को जोड़ लें, यानी इवन स्थानों को जोड़ लें, फिर ऑड स्थानों को जोड़ लें, दोनों को घटा दें। अगर 11 आए या 0 आए तो इसका मतलब वह 11 से कट जाएगी। तो पहले हम विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं, 2 यानी पहली संख्या, तीसरी संख्या यानी 2 3 5, 5 और ये 5 4 9 और 9 3 12, यानी 12 आया है। अब हमें सम वाले को जोड़ना है, सम वाले को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 4 आया और ये 2 आया, 6 आया, 4 और 2 6 आया है। तो x में हम क्या जोड़ें कि वो हमारा कट जाए। तो 12 में हम लोग 11, ये क्या है, 4 2 6 आया है, 6 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो शून्य आ गया तो कट गया ना, तो यही 6 जोड़ेंगे हम लोग, यानी x के स्थान पर 6 आएगा। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 को। एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या, कोई संख्या है वह अपने 20% से 40 अधिक है। इसका मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, कोई बाप अपने बेटे से 20 साल बड़ा है, इसका मतलब बाप और बेटे में 20 साल का गैप है। तो यही काम यहाँ भी करना है। तो कोई संख्या हम लोग x मान लेते हैं, इसमें डिफरेंस कर दें, यानी अंत अधिक है तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, यानी संख्या अपने 20% से 40 से अधिक है, यानी अपने का 20% x गुणे 20/100 मान लेते हैं, और बराबर यहाँ पर हम लोग इसको रख देते हैं 60, वही वाला बाप बेटे वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 पंचे 100, यानी x माइनस x/5 बराबर 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5x माइनस 1x, 4x बराबर 60 आ जाएगा, x बराबर आपका यहाँ 15 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे भाई, यानी x का मान वो हमारा सॉरी यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। या ये 5 यहाँ पर है ना, ये गुणा करने के बाद यहाँ 60 में भी गुणा करेगा तो 300 यहाँ पर हो जाएगा, 300। तो x यहाँ पर जब गुणा करेगा 300 में 75 आ जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ x का मान, 75 यहाँ। हम लोग देखें यहाँ 21 में हमें क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्णों के 2 गुणा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी किसी का वर्ग है, कोई स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण को दुगुना कर दोगे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटा मोटा आप जान लो, ये थ्योरम है कि किसी विकर्ण को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। इतना ये जान लो, ये फैक्ट है। ये कहोगे तो मैं प्रूव करके दे दूंगा। तो विकर्ण यानी मान लो आपका डी है, विकर्ण आपका डी हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, विकर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण स्क्वायर बटे 2 करना पड़ता है, यानी ये डी स्क्वायर बटे 2 करना पड़ता है। फिर आगे का यही करोगे, विकर्ण अगर 2 गुना करोगे तो फिर दोनों को घटा दोगे तो यही आ जाएगा 4 गुना। आगे देखें हम लोग, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कोई दम नहीं है भाई। ये मान लो एक हमारा वर्ग हो गया स्क्वायर, तो इसका पहले 10 सेंटीमीटर भुजा थी, जानते हैं स्क्वायर में यानी वर्ग में सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग 10 गुणे 10 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 100 आ जाएगा। फिर हमारा मन किया कि इसको 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें तो इसका मतलब 10 का ये 10% 1 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, यानी 111 आ जाएगा, यानी 121 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 121।
अब 100 में 21, 100 था 21 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, दो संख्याओं का लस और मस का गुणनफल इतना है तो उसके बीच अंतर ये है, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी ये बताना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बड़े ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहली संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पर वही वाला जो हम लोग पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लस है गुणे मस है, तो यही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ क्या करना है, लस और मस का गुणनफल दे दिया है, तो यहाँ आपको अलग से नहीं लिखना है, लिख देना है 336, और यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखना है। तो पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, इसी में हम लोग अगर दूसरी संख्या मान लें तो x माइनस 10 हो जाएगा। कितना, x माइनस 10 हो जाएगा। अब ये हमारा काम बन गया, वही वाला हो गया, वही पहली गुणे दूसरी बराबर लस गुणे मस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 336। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको हम पंचांतर कर देंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 336 बराबर 0। अब हमारा बन गया द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जो बनाते हैं, अब देखिए ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर 336 जोड़ने पर 10, तो 24 माइनस 24 प्लस 10 कर देंगे तो 10 भी आ जाएगा, और 24 में का हम लोग माइनस 24 प्लस 14, तो 24 14 का गुणा करेंगे 336 भी आ जाएगा। तो हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड में हमें ये चीज़ें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी दोस्तों। x माइनस 24 x प्लस 14, क्योंकि 24 और 14 आ रहा है तो वही चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर हमें पता लग गया 24 और 14 होगा, यहीं से हमें पता चल गया। तो एक छोटा सा करके आपको दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 14x माइनस 336, यही देख रहे हो ना, 24x 14x आया, यही वाला, इसी को तोड़ने पर तो वहाँ से हमें ये मिल गया, तो यही आएगा हमारा ए बी वाला। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग अब। हाँ 24 में न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है, न्यून कोण के पूरक व समपूरक, पूरक का मतलब पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का दोस्तों कितना होता है 90 डिग्री, इसी को कोटि पूरक भी कहते हैं, संपूरक का 180 डिग्री। तो न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, पूरक और संपूरक कोणों का अंतर पूछ रहा है ना, तो यही है, यानी 90 और 180 का अंतर। आगे देखें हम लोग, तो देखिए प्रश्न जो 25 है बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको कोई दम नहीं है, हम लोग करके दिखा देते हैं आपको। का मतलब गुणा होता है, सबका यहाँ पर गुणा कर दो, का मतलब गुणा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, वही काम इसमें करना है। देखिए सिर्फ हमें काटना पीटना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो चले हम लोग काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग 4 को काटते हैं, इसको यहाँ पर 4 को अगर काटते हैं हम लोग ये, तो 4 चौका 16, 4 आ जाएगा, फिर बचा 6, 1 आ जाएगा, और 2 इसमें बचा है, तो 4 छंग 24 आ जाएगा, यानी 416 आ जाएगा। 4 खत्म हो गया हमारा, 4 खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा है, 6 बचा है ना, तो इसको हम 6 1 7 4 11, तो 4 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जरा हम लोग काट देंगे हम लोग। अगर 2 से काटे तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा, 208 आ जाएगा। तो हम लोग अब गुणा कर लेते हैं जो जो ऊपर बचा है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 208 गुणे 208 बटे में कितना बचा है, ये 4 खत्म हो गया है, 3 बचा है, 10 बचा है, यानी 30 बचा है यहाँ पर बस। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, 5 को काटेंगे हमारा ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर 104 बचा है और 7 बचा है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 को 8, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 1 का 7, 728 अगर है कहीं, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, दिए गए आंकड़ों में माध्य यदि, माध्य का मतलब एवरेज समझ लीजिए, माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा।
यानी माध्यिका पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर पहले आपको x का मान निकालना होगा, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, वही आपका एवरेज हो जाएगा। मान लीजिए एवरेज आपको 4.5 दे दिया है, बराबर 5 7 12 7 19 19 और 8 27 5 32 4 36 39 40 42, यानी 42 प्लस x है, वो टोटल नंबर 10 हैं। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 प्लस x बराबर, आप 42 प्लस x बराबर, ये 45 में 10 का 4.5 में 10 का गुणा करोगे 45, तो x का मान कितना आ जाएगा, 42 उधर भेजो 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब x का मान हमारा 3 आ जाएगा। अब इसी का अगर माध्यिका आपको प्राप्त करना हो तो इसी को आप पहले बढ़ते क्रम में रख दो। तो बढ़ते क्रम में रखोगे तो आपको बढ़ते क्रम में कैसे आपको अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ आप सतर्क होना पड़ेगा। तो बढ़ते क्रम में रखोगे तो यहाँ पर 1 है, 1 2 3, फिर दोबारा 3 आया है, 3 1 2 3 3, और फिर क्या आया है दोस्तों, इसमें 3 3 हो गया, 4 5 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है, फिर 5 फिर 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 7 2 बार है, 8 है, तो 7 फिर 8, यही है यहाँ पर। तो इसका मतलब एक चीज़ हमें पता चल गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो कुल कितने हो गए, 10 नंबर हैं यहाँ पर, यानी n बराबर यहाँ पर 10 हो गया, n बराबर 10, तो n सम है, एक सम हो जाए तो हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर 4 इधर से ले लें, 4 इधर से ले लें, तो बचा हमारा 2 का यही बीच वाला, ये शॉर्टकट तरीका है बिना फार्मूला का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 5 9, 9 में 1 जोड़ दो, 10/2, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 9 का आधा कर दो, हमारा आ जाएगा 4.5, 4.5 कहाँ है, यहाँ है। तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो कि 10 बटे मतलब ये 10 आ गया है, तो n/2वां पद, फिर n+1 2वां पद बटे 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभामान कौन थे, तो रामानुज थे। 28 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, तो 99 से विभाजित होने के लिए एक ट्रिक होता है, वह 9 और 11 से विभाजित हो जाए। जैसे 6 से कौन संख्या विभाजित होगी, जो 2 से, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो 6 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार जो संख्या 11 और 9 से विभाजित हो जाए वो 99 से विभाजित हो जाएगी। आप सभी ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो 9 से विभाजित होने के लिए पूरी संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 11 से करने के लिए अभी मैं बता चुका हूँ, सम को जोड़ो, विषम को जोड़ो और घटा दो, 0 या 11 आए, तो इससे करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही कटेगा। चेक कर लेना आप। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने से 71 है। देखने में बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ क्या मान लो, तो मान लो यहाँ पर आपका जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या आप क्या लिखोगे, छोटी संख्या आपकी कितनी है, ये y है। तो वही काम आप यहाँ कर दो जो आप कह रहे हैं, यानी बड़ी संख्या का दोगुना कर दो और वो बराबर किसने हो जाएगी, 5 गुना छोटी संख्या प्लस 3, और उसके बाद ये तो मान लीजिए पहला समीकरण हमारा हो गया। दूसरा समीकरण क्या कह रहे हैं ये, यानी फिर वही बात है, दोगुना इसका करके इसका दोगुना, और इसको मान लीजिए हम पंचांतर कर दें। अब 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y बराबर 3। अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब इसी के जैसा दोस्तों अब हम लोग दूसरी बात कहते हैं, जो दूसरी यहाँ पर कही जा रही है कि चौथे वाले में, तो वही बात यहाँ कर दे, यानी जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना, और यहाँ पर जब पंचांतर ये चीज़ें करेंगे तो छोटी संख्या का 3 गुना और बराबर 71 इधर चला आ जाएगा। तो इसी में अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी गुणा करके घटा देंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो हमारा पहले दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, उसी हिसाब से करना पड़ता है यहाँ। तो यहाँ हम लोग करेंगे तो हमारा y का मान 5 आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा, फिर y का मान हम किसी समीकरण में जाकर रख देंगे, तो वहाँ से हमारा x का मान 14 आ जाएगा। मैं करके देखा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, 14 आ जाएगा। फिर वहाँ पर आप कह देना कि हमारा कौन है, 14 और 5 है। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न।
एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभवतः भुजाएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों आपको अगर 3 भुजा दे दी जाए और बताया जाए किनको मिलाकर त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो 2 छोटी भुजाओं को जब बड़ी वाली तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती हैं तो वही रचना होती है। तो देखिए इन दोनों छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ो, तो ये जो बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा देख लीजिए ये है। अब इन छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ो, तो क्या ये 6 से ज़्यादा हो जा रही हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा हो जा रही हैं, यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए बड़ी भुजा यहाँ पर कौन है, 39 है। नहीं, ये तो एमएम में दिया है ना, तो यानी इसको सेंटीमीटर में करोगे 10.5 3.9, तो यहाँ पर बड़ी कौन हुई, ये हुई। तो इन दोनों 3.9 6, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, बड़ी बढ़ जाएगी, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका उत्तर केवल ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों आज ये अपनी चौथी प्रैक्टिस टेस्ट हमने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं ये आपके 5वें प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।